चलिए हम लोग पिछले क्लास में देखे थे आर्टिकल को, संविधान के अनुच्छेदों को। उसी में से कुछ अनुच्छेद बच गए थे, जिस अनुच्छेद को हम लोग यहाँ पे अभी देख रहे हैं। कोशिश कीजिए कि आप जो है इस क्लास को निश्चित रूप से करिए, क्योंकि इसमें हमने किया क्या है कि आपको पीसीएस लेवल तक का जो चीज़ें हैं वो चीज़ हम आपको देने की कोशिश किए हैं, छोटा से लेके बड़ा तक। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसको बेहतर तरीके से अगर आप कवर कीजिएगा तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपका जो है बेहतर रिजल्ट हो जाए। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जी जान लगा करके तैयारी कीजिए। अगर जी जान लगा के तैयारी नहीं कर सकते हैं, आप जब सो रहे होते हैं, कोई और पढ़ रहा होता है, तो सिंपल सा फंडा है कि वो आपको रौंद के निकल जाएगा, फिर आप उसको अब बीट नहीं कर पाइएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम टाइम स्टडी पे दें, 1 साल मैक्सिमम, ये बहुत होता है समय। 1 साल अगर आप जम के तैयारी कर लीजिएगा, फिर आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे आर्टिकल 266 दिया हुआ है। 266 बताता किसके बारे में है? तो यह बताता है संचित निधि के बारे में। संचित निधि, संचित निधि भारत सरकार का एक ऐसा कोष होता है, एक ऐसा खजाना होता है जहां से सरकार अपने कर्मचारियों को पेमेंट किया करती है। ठीक है, वो चाहे आपके नेता हो या फिर आपके जैसे उनके कर्मचारी हैं, उनको जो वेतन मिलता है वो सब कहाँ से मिलता है? तो संचित निधि से मिलता है। ठीक है, अगला है 267, 267। यह जो है आकस्मिक निधि के बारे में बताता है। आकस्मिक मतलब होता है अचानक, इमरजेंसी में होने वाली घटना है। आकस्मिक निधि के बारे में बताता है, यानी कि यहाँ जो पैसे होते हैं वो आकस्मिक निधि में खर्च करने के लिए होते हैं। मान लीजिए कि कभी जो है तो आप देखते होंगे रोड पे खाई में गाड़ी गिर जाती है और सरकार जो है ऐलान करते हैं, प्रधानमंत्री ऐलान करते हैं कि हम 4-4 लाख रुपया पर मृत व्यक्तियों को देंगे, 50,000 रुपया आपको जो है घायलों को देंगे। तो वो पैसा कहाँ से आता है? तो एक्चुअली वह वही पैसा होता है जो आकस्मिक निधि में रखा हुआ होता है, वह आकस्मिक निधि का पैसा होता है। बात समझ में आई? अगला है 280, आर्टिकल 280। यह वित्त आयोग के बारे में बताता है, फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है। आर्टिकल 280 वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन के बारे में बताता है। ये वित्त आयोग क्या होता है? तो सामान्य तौर पर केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करने वाली जो संगठन, जो संस्था होती है, उसी को हम लोग वित्त आयोग कहते हैं। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसके जो सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। भारत के सबसे पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे, जबकि वर्तमान टाइम में एनके सिंह, नंद किशोर सिंह हैं। 2020 से 2025 उनका कार्यकाल है और वर्तमान टाइम में वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। प्रत्येक 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग को भंग कर दिया जाता है, उनके जो अध्यक्ष होते हैं उनको हटा दिया जाता है, फिर से नए अध्यक्ष आते हैं। ठीक है, अगला है आर्टिकल 312। यह बताता है अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा, आर्टिकल 308 से लेकर के, आप अगर भाग पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, आर्टिकल 308 से 323 तक जो है वह बताता है संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, यूपीएससी और पीसीएस के बारे में। उसी के बीच का एक आर्टिकल है 312, यह अखिल भारतीय सेवा के बारे में बताता है। जो यूपीएससी है वह 4-5 प्रकार के पदों के लिए एग्जाम का आयोजन करती है, परीक्षा का आयोजन करती है। कौन कौन सा पद? आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस। आईएफएस में 2 है, इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो इसमें जो इंडियन फॉरेन सर्विस है वह अखिल भारतीय सेवा का अंग नहीं है, क्योंकि उनको जो सेवा देना होता है वह देश से बाहर देना होता है। वो राजदूत, राजनयिक के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसलिए मैंने बोला कि आपको आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, अखिल भारतीय सेवा के अंग नहीं है। ठीक है, बाकी जो 4 बच गए, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये आपके अखिल भारतीय सेवा के अंग हैं। अगला है आर्टिकल 315। यह यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बताता है। संघ लोक सेवा आयोग जो होता है, इसका कार्य है प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा उम्मीदवारों का चयन करके सरकार को हैंड ओवर कर देना। उसके बाद सरकार उनका आचार डाले, इससे यूपीएससी को कोई लेना देना नहीं होती है। ठीक है, प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन करने का काम इनका होता है। यूपीएससी में न्यूनतम 9 और अधिकतम 11 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष भी होते हैं
और वो 9 और 11 लोग मिल करके इन सारे कार्य प्रणाली को अंजाम दिया करते हैं। अगला है आर्टिकल 324 से 329। यह आपको निर्वाचन आयोग के बारे में बताता है। अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग की, तो भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है वह कब हुई थी? तो वह हुई थी 25 जनवरी 1950 को। ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई। ईसीआई के बहुत सारे कार्य वगैरह हैं, उसको समझ लीजिए। सामान्य तौर पे ईसीआई का काम क्या है? ईसीआई का 4 प्रकार का काम है। वोटर लिस्ट को तैयार करना, उम्मीदवारों का चयन करना, मतदाताओं की सूची तैयार करना और आपका जो उम्मीदवार होते हैं उनका चुनाव चिन्ह तय करना। ये चारों काम जो है तो ईसीआई के द्वारा किया जाता है और यह चुनाव करवाती है। लोकसभा के चुनाव को, विधानसभा के चुनाव को, राष्ट्रपति के चुनाव को, उपराष्ट्रपति के चुनाव को करवाने का जो जिम्मेदारी होता है वह आपका ईसीआई का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। एक सवाल कई बार पूछा गया है कि ईसीआई कौन सा चुनाव नहीं करवाती है? तो जो पंचायती चुनाव है उसको करवाने का अधिकार ईसीआई के पास नहीं है, उसको राज्य चुनाव आयोग करवाती है। ठीक है, हर राज्यों का अपना एक चुनाव आयोग बना हुआ होता है जो नगर पालिका यानी नगर निगम और आपका पंचायती राज का चुनाव करवाने का कार्य करती है। अगला है आर्टिकल 330। यह बताता है लोकसभा में एससी एसटी को आरक्षण, एससी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइब। तो एससी और एसटी को लोकसभा में आरक्षण की बात जो है वह कौन कहता है? आर्टिकल 330 कहता है। आर्टिकल 331 इसके अनुसार लोकसभा में 2 आंग्ल इंडियन की नियुक्ति, हालांकि यह जो है तो भारतीय संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है, वर्तमान में लोकसभा में आंग्ल इंडियन की नियुक्ति नहीं की गई है, लेकिन आर्टिकल 331 बताता था किसके बारे में? तो लोकसभा में आंग्ल इंडियन की नियुक्ति के बारे में। अब सवाल उठता है कि आंग्ल इंडियन कौन थे? आंग्ल जो शब्द है वह अंग्रेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब देश आजाद हुआ था तो बहुत सारे अंग्रेज ऐसे थे जो भारत से नहीं गए, क्योंकि उन्होंने शादी विवाह यही कर दिया था, यही बस गए थे, लेकिन उनको नागरिकता नहीं थी। तो उनके लिए भी सरकार ने कुछ नियम बनाए और उसी के लिए बने हुए नियम में आंग्ल इंडियन भी आपके आते हैं। अगला है 332। यह बताता है विधानसभा में एससी एसटी को आरक्षण, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को विधानसभा में आरक्षण। ठीक है, जिस तरह से लोकसभा में आरक्षण सीटें आरक्षित होती हैं उसी तरह विधानसभा में भी सीटें आरक्षित होती है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। अगला है आर्टिकल 333। यह बताता है विधानसभा में एक आंग्ल इंडियन की नियुक्ति के बारे में, यानी कि विधानसभा में भी ये हुए आंग्ल इंडियन होंगे, यह बात हमको आर्टिकल 333 से पता चलता है। अगला है आर्टिकल 335। यह क्या बताता है? तो एससी एसटी जो होते हैं उनको सेवाओं या पदों पर आरक्षण की बात कहता है। आप देखते होंगे जब एग्जाम वगैरह होता है तो उसमें एससी के लिए इतनी सीटें आरक्षित हैं जो रखा हुआ होता है, ये आपको आर्टिकल 335 के तहत ही है। हालांकि जब संविधान बना था तो उसमें इन सब प्रावधानों को मात्र 10 वर्षों के लिए रखा गया था, लेकिन सरकारें जो है वो धीरे धीरे हमेशा 10 वर्ष के लिए बढ़ाते आज तक जो है यह लागू है। एससी एसटी को सेवाओं और पदों पर आरक्षण की बात कहता है। आर्टिकल 338 यह एससी आयोग, शेड्यूल कास्ट कमीशन के बारे में बताता है। 338 का ए एसटी आयोग, शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन के बारे में बताता है। आर्टिकल 340 ओबीसी कमीशन के बारे में बताता है। ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, ये ना तो एससी एसटी होते हैं ना जनरल होते हैं, और अपने अगर आरक्षण की बात की जाए तो सबसे बुरा स्थिति अगर किसी का है तो ओबीसी वालों का ही। ठीक है, इनको आरक्षण समझिए नहीं के बराबर है, नाम मात्र का आरक्षण है। तो ओबीसी आयोग के बारे में 340 बताता है। आर्टिकल 343 यह बताता है कि हिंदी भारत की राजभाषा और देवनागरी भारत की लिपि होगी। क्या बताता है? हिंदी भारत की राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी। यह आर्टिकल आपको 343 के तहत पता चलता है। अगला है आर्टिकल 352। यह बताता है आपको राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। राष्ट्रीय आपातकाल, देखिए आपातकाल से रिलेटेड 3 आर्टिकल है, 352, 356 और 360। तो इसमें जो 352 है यह राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है। सवाल उठता है कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लग सकता है? तो जब आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो जाए, यानी कि देश के लोग सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने लगे लेकिन उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र हो, तो उस स्थिति में भारत सरकार क्या कर सकती है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकती है। या फिर विदेशी आक्रमण हो जाए, जैसे चीन भारत पर आक्रमण कर दे,
आपका पाकिस्तान आक्रमण कर दें, और उससे मैक्सिमम क्षेत्र अगर प्रभावित होने वाला होता है तो उस स्थिति में सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। ठीक है, तो 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ है। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था, 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, और 1975 में जब आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो गया था। तो ये 3 परिस्थिति, सॉरी 1965 में नहीं, 1971 में आपको जो है जब भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों ने आपस में युद्ध किया था, तो उस दौरान जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। ठीक है, अगला है आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जो है पूरे देश में एक साथ नहीं लगता, किसी न किसी राज्यों में लगेगा। कब लगेगा? जब उस राज्य के राज्यपाल लिखित रूप में राष्ट्रपति को यह सूचित करे कि फलाने राज्य में, यानी कि जिस राज्य का वह राज्यपाल है, उस राज्य में संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी जाएगी। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन के दौरान जो विधानसभा होता है उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है और सारी शक्ति जो होती है वह राज्यपाल के हाथों में निहित हो जाती है, चली जाती है। अगर हम बात करें भारत में सबसे पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो 1951 में पंजाब में लगा था। राष्ट्रपति शासन न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 3 वर्षों के लिए लग सकता है। तो सबसे पहले पंजाब में लगा था और सबसे ज्यादा बार और सबसे ज्यादा समय तक आपको जम्मू कश्मीर में यह राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। अगला है 360 वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल कब लगेगा? जब भारत में मुद्रा स्फीति की स्थिति अपने चरम पर हो, सरकार से बैलेंस ना हो रहा हो, तो उस स्थिति में आपको जो है सो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल में जो सबसे नुकसान होगा ज्यादा, वह क्या किसको होगा? तो विशेषाधिकारियों को होगा, क्योंकि विशेषाधिकारियों को दिए जाने में वेतन के अलावा जो भी उनको प्रेफरेंस मिलता है वो सारे प्रेफरेंस क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कभी भी नहीं। अगला है आर्टिकल 368। 368 बताता है संशोधन प्रणाली ना। संशोधन प्रणाली क्या है कि अगर कोई ऐसा अनुच्छेद जो हमें लगता है कि अब के हिसाब से कारगर नहीं है, तो हम उसको संशोधित करके उसको बदल सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। यह संवैधानिक संशोधन प्रणाली के तहत आता है, जो आर्टिकल 368 में वर्णन किया गया है। ठीक है, ये जो थे आपके इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है, वो सारे आर्टिकल आपके कंप्लीट होते हैं। जय हिंद साथियों, आज हम लोग भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह होता है, उसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक, चलिए सबसे पहला राष्ट्रीय गीत। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत क्या है? ध्यान से सुनिए, लिखने की क्या जरूरत है, मैं बोल रहा हूं आप बस ध्यान से सुनते जाइए। राष्ट्रीय गीत क्या है? तो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। ठीक है, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम को लिखा किसने था? जो सवाल पूछे जाते हैं मैं वो बता रहा हूं आपको। वंदे मातरम को किसने लिखा था? तो इसको बंकिम चंद्र चटर्जी, या उन्हीं को कहा जाता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने जो है तो इस गीत को लिखा था, राष्ट्रीय गीत को। कहाँ लिखा था? तो उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था आनंद मठ। उस आनंद मठ में उन्होंने लिखा था। एक और सवाल कि आनंद मठ नामक पुस्तक का संबंध किस विद्रोह से है? तो ध्यान रखिएगा कि आनंद मठ नामक पुस्तक का संबंध सन्यासी विद्रोह से है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था, तो वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था 1896 में। 1896 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था रहमतुल्लाह सयानी ने। ठीक है, ये सारे सवाल जो है वंदे मातरम से रिलेटेड ही है। रहमतुल्लाह सयानी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। सामान्य तौर पे आपने सुना होगा कि वंदे मातरम को कितने देर में गाया जाता है? तो कहा जाता है कि 65 सेकेंड में इसको जो है तो गाया जाता है। लेकिन वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, और गीत को आप जितना ज्यादा अलाव ले सकते हैं लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में इसको 65 सेकेंड में गाया जाता है। जैसे जब हमारा अधिवेशन प्रारंभ होता है
तो अधिवेशन प्रारंभ तो राष्ट्रगान से होता है, लेकिन जब उसकी समाप्ति होती है तो उसको राष्ट्रगीत से समाप्त किया जाता है और उस समय 65 सेकंड का समय लिया जाता है। क्लियर? ये वंदे मातरम से रिलेटेड सारे सवाल हो गए। अगला आपने सुना होगा राष्ट्रीय गान, राष्ट्रगान। ठीक है, राष्ट्रगान क्या है? तो जन गण मन, यह हमारा जो है राष्ट्रगान है। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि इसको किसने लिखा है, तो इसको रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा है। एक्चुअली रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनका मूल नाम ठाकुर ही है, लेकिन फेमस होने के कारण उन्होंने ठाकुर से अपने नाम को क्या कर लिया, टैगोर कर लिया। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को लिखा है और पहली बार इसे कब गाया गया था? तो इसे 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया था, लेकिन 1911 में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? पंडित विष्णु नारायण दत्त ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। ठीक है, जो हमारा राष्ट्रगान है इसको 52 सेकेंड में गाया जाता है। सामान्य तौर पे जब हम झंडे को सलामी दे रहे होते हैं, झंडा फहरा रहे होते हैं, तो उस दौरान इसको हम गाते हैं और 52 सेकेंड में समाप्त करते हैं। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे 20 सेकेंड में ही गाया जाता है। जैसे अगर किसी शहीद को शहादत देना हो तो उस समय इसके शुरुआत के और अंतिम के लाइन को, पंक्तियों को गाया जाता है और जो मात्र 20 सेकेंड में गा दिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, हमारा राष्ट्रीय नारा क्या है? राष्ट्रीय नारा, राष्ट्रीय नारा, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोलेंगे, लेकिन हमारा राष्ट्रीय नारा है श्रमेव जयते। श्रमेव, श्रमेव जयते, ध्यान रखिएगा, श्रमेव, श्रमेव जयते। ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय नारा है। राष्ट्रीय पेड़, राष्ट्रीय पेड़ बरगद, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय जानवर बाघ, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, राष्ट्रीय फल आम। ठीक है, ये सारे हमारे जो है तो राष्ट्रीय हैं। इसी में राष्ट्र झंडा गीत कौन सा है? झंडा, राष्ट्रीय झंडा गीत कौन सा है? राष्ट्रीय झंडा गीत, ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीय झंडा गीत है हिंद देश का प्यारा झंडा। हिंद देश का प्यारा झंडा, यह राष्ट्रीय झंडा गीत है। ठीक है, अगर बात हो राष्ट्रपिता की तो महात्मा गांधी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में कहीं भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी होंगे इस बात का जिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान जो है यह पूर्ण रूप से पद प्रतिष्ठा जो होता है उसका क्या कर देता है, अंत कर दिया है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को कोई पद नहीं दिया जा सकता है, मतलब कोई उपाधि नहीं दी जा सकती, उपाधि का अंत कर दिया गया है। ठीक है, बट फिर भी महात्मा गांधी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था, तो हम लोग भी जो है उनको राष्ट्रपिता कह लेते हैं। ठीक है, चलिए, और राष्ट्रीय झंडा जो है हमारा वह तिरंगा है। तिरंगे में 4 रंग होते हैं। 4 रंग कौन कौन से? हरा, केसरिया, सफेद, और जो चक्र होता है वह नेवी ब्लू होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ये सब मिलाकर के कुल हो गए कितने? 4 कलर हो गए, 4 रंग हो गए। 4 रंगों से मिलकर के हमारा झंडा बना हुआ है और इस झंडे का अनुपात 3:2 होता है, यानी कि लंबाई 3 और चौड़ाई 2 के अनुपात में जो है तो हमारा झंडा बना हुआ होता है। अगर हम विदेश नीति की बात करें तो हमारी विदेश नीति है गुट निरपेक्षता, यानी किसी भी गुट में हम शामिल नहीं होंगे युद्ध के दौरान। ठीक है, यह हमारी विदेश नीति है, गुट निरपेक्षता। अगर हमारा पत्र की बात करें तो श्वेत पत्र जो है ये हमारा राष्ट्रीय पत्र है, श्वेत पत्र। अब देखिएगा जो भी बातें होती है वो सब व्हाइट पेपर पे जो है सो होता है, इसलिए श्वेत पत्र हमारा राष्ट्रीय पत्र हो गया। और राष्ट्रीय वाक्य, राष्ट्रीय वाक्य जो है यह हमारा है सत्यमेव जयते, और इसको हमने कहाँ से लिया है? तो इसको लिया है मुंडकोपनिषद से। उपनिषदों की संख्या 108 है, उसमें से एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद, इसका जब संधि कर दिया जाता है तो हो जाता है मुंडकोपनिषद, और इसी से हमने सत्यमेव जयते को लिया है, यानी कि सत्य की विजय। यह हमने मुंडकोपनिषद से कॉपी किया हुआ है। ठीक है, और क्या होता है? राष्ट्रीय विरासत पशु।
राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वह हमारा क्या है, तो वह है हाथी। राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो डॉल्फिन। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि सभी डॉल्फिन नहीं, वह डॉल्फिन जो गंगा में पाई जाती है, गंगा नदी में जो पाई जाती है डॉल्फिन, वह हमारा जो है राष्ट्रीय जलीय जीव है। गंगा वाली डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है। बात समझ में आया? चलिए, ये हमारा राष्ट्रीयता से संबंधित था। आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान खत्म होता है, खत्म होता है या कुछ बच गया? हाँ, खत्म होता है। इसके बाद हम लोग जो शुरू करेंगे वह पॉलिटी होगा, राजनीति शास्त्र जो है इसकी शुरुआत हम लोग जो है अब करेंगे। ठीक है, थैंक यू।